माफी चाहूंगा कि बार बार कुछ कारणों से वीडियो कट हो रहा था, लेकिन अब मैंने फ्लाइट मोड में कर लिया है। एक अहम बात गणेश से भी करना चाहूंगा। गणेश का फिलहाल फोन बज रहा है। गणेश भाई, लगभग 20 से 25 का जो ये बीते वर्षों का जो आंकड़ा है, 9 शिक्षा दूत नक्सलियों के हाथों मारे गए। शिक्षा दूत कौन है और नक्सलियों द्वारा इनकी हत्या क्यों की जा रही है? रंजन भाई देखो, शिक्षा दूत के विषय में तुम्हें बाद में बताऊंगा। आपको याद होगा हाल ही में 2020-21 में जब ग्रामीणों ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसे बाद में सरकार ने बंद कर दिया, अवैध घोषित किया। मूलवासी बचाओ मंच के बैनर तले एक आंदोलन होता था। उस दौरान जो लोग आंदोलनकारी थे वो स्पष्ट रूप से अंदरूनी इलाकों में पुल, पुलिये, सड़क, कैंप, थानों का विरोध किया करते थे। परंतु उनका एक बहुत ही जायज और अच्छा मांग यह था कि जिन गांवों में स्कूलें बंद हो चुकी हैं उन बंद स्कूलों को खोला जाए। वहां पर मूलभूत सुविधाओं के तहत अस्पताल, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों का दोबारा से शुरू किया जाए ताकि ग्रामीणों को कोई परेशानी ना हो। और सरकार ने भी उनकी बात मानी और त्वरित रूप से लगभग पिछले 5 सालों में देखें तो सलवा जुड़ूम के दौरान बंद स्कूल जो थे, 350 के आसपास स्कूल बंद थे, उनमें लगभग 300 से ज्यादा स्कूल खोल दिए गए। और उसके बाद उन स्कूलों में तात्कालिक तौर पर वहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक थे, जो 12वीं पास थे, उन्हें बतौर अनुदेशक वहाँ पर पदस्थ किया गया ताकि वो वहाँ पर जो नए बच्चे जो स्कूल आने लगे हैं स्कूल खोलने के बाद, वो उन्हें शिक्षित कर सकें, वहाँ शिक्षा की अलग जगा सकें। और उन्हें बतौर डीएमएफ फंड से सरकार पैसे भी देती थी। और लगातार वो जो लड़के हैं जो काम करते थे शिक्षा दूत, बेहद मतलब चुनौती के बावजूद अच्छा काम कर रहे थे। परंतु जिस तरीके से शिक्षा दूतों की हत्या पिछले 1 साल के अंदर लगभग 9 शिक्षा दूत, जिसमें से 3 शिक्षा दूत जो सुकमा के हैं और 6 शिक्षा दूत बीजापुर जिले से हैं, उनकी हत्या से कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से और जिस तेजी से स्कूल खोले गए और उसी तेजी से अब वो जो खोले गए स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दोबारा से दुरुस्त करना थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा है। जिस तरीके से सरकार बेहद तीव्र गति से इस काम पे लगी थी, अब उन इलाकों में हत्याओं से शिक्षा दूतों में एक भय का माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से देखिए अब जो शिक्षा व्यवस्था, जो अंदरूनी इलाकों की शिक्षा व्यवस्था, अब वो धीरे धीरे उस स्पीड से नहीं हो पाएगी। हत्या के पीछे वजह क्या हो रही है? नक्सली उन इलाकों में, अंदरूनी इलाका है, वो बच्चों को ही तालीम दे रहे हैं। और ये नक्सली भी अक्सर कई बार हमने भी रिपोर्टिंग की तो वो कहते रहे कि हम स्कूल का विरोध नहीं करते, अस्पताल का विरोध नहीं करते। लेकिन जब स्कूल ही खुले हैं और एक बतौर शिक्षक के रूप में वो बच्चों को पढ़ा रहे, स्कूलों का संचालन कर रहे, तो हत्या तक बात जा रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार शिक्षक दूतों की हत्या की गई और साथ में थोड़ी सड़क खराब है तो गणेश कुछ बोलेंगे और मैं वेट करूंगा। और साथ में उन पर जो मुखबिरी का आरोप लगता रहा है तो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए, एक शिक्षा दूत अगर शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है तो उसे लगातार बच्चों के शैक्षणिक सामग्रियों से लेकर खुद के शासकीय कार्यों तक के लिए उसे जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय जाना होता है। ऐसे में अगर उस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगता है तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्योंकि नक्सली भी इस बात की मांग करते रहे हैं कि अंदरूनी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, शिक्षकों की पदस्थापना होनी चाहिए, बच्चे स्कूल जाने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। जब वो खुद ही इन चीज़ों का मांग करते हैं और बाद में उन्हीं स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षा दूतों की हत्या कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये बेहद ही विरोधाभास है। अगर आप शिक्षा देने वाले शिक्षकों की हत्या करेंगे तो अंदरूनी इलाके में आखिर शिक्षा कैसे आगे बढ़ पाएगी, लोग कैसे शिक्षित हो पाएंगे, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, कैसे समझदार हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा लेने वाले बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है, क्योंकि आप शिक्षकों की हत्या कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी और गणेश ने भी अपनी बात रखी। गणेश काफी सीनियर जर्नलिस्ट है और नक्सल मामलों पे उन्होंने काफी रिपोर्टिंग की है। और जैसा कि इस वक्त हम तोड़का पहुंच रहे हैं और सड़क की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, बार बार पानी गिर रहा है, लेंस पे पानी आ रहा है,
कभी बाइक फंस रही है। तो बस्तर में आमतौर पर जब मौसम खराब हो और अंदरूनी इलाकों में रिपोर्टिंग करनी हो तो ये स्थिति, इस चुनौती का सामना हमें करना पड़ता है पत्रकारों को। केवल पत्रकारों को ही नहीं, जो वो चाहे शिक्षा अमला हो, स्वास्थ्य अमला हो, जो ग्राउंड लेवल वर्कर होते हैं, जमीनी जो कर्मचारी है, उनको ये चुनौती फेस करनी पड़ती है। अब जो भी आगे शिक्षा दूतों से जुड़ी जो आगे कहानी है, परिवार क्या कहता है, उनके साथी क्या कहते हैं, मैं तमाम बात अपनी अगली रिपोर्ट में रखूंगा। फिलहाल राह चलते ये थोड़ी बहुत बातें थी, थोड़ी बहुत तस्वीरें भी थी इन इलाकों की, माओवाद प्रभावित इन इलाकों की। वीडियो मेकिंग पर वीडियो की क्वालिटी और वीडियो की जैसे स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ना जाए, क्योंकि जैसे तैसे सिचुएशन में हमने क्रिएट किया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।